welcome to the new session. Children, I am going to teach you GK. So take out your general knowledge book. Know for sure general knowledge class 5. The author of this book is Siddharth Basu. So turn to the first page. It is mysterious space. So now that you are in class 5, are you all set to explore the wonders of Quizland once again? So Quizland आपको करना है ना, enjoy. So here is a short quiz for you. Let's start with the mysterious sky. So हमारी पहली क्विज क्या है? mysterious sky से related है. आप सबको स्काई के बारे में, स्पेस के बारे में, हमारे यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ पता है. आपने पहले भी जीके में भी पढ़ा है एंड अदरवाइज यू लर्नड इन ईवीएस ऑल्सो. फाइंड आउट हाउ मच यू नो अबाउट योर यूनिवर्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. मार्क द वंस विच आर फैक्ट्स विद अ टिक एंड द वंस विच आर नॉट विद अ क्रॉस. ओके, जो करेक्ट है उसको टिक करिए, जो रॉन्ग है उसको क्रॉस करिए. So the first one is all gas planets do not have rings. जितने भी गैस प्लैनेट्स होते हैं उन सब में रिंग्स नहीं होते. बट दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज जितने भी गैस प्लैनेट्स हैं उन सब में रिंग होते हैं. किसी का रिंग विजिबल होता है, किसी का रिंग विजिबल नहीं है, बट रिंग होता है. जुपिटर, यूरेनस एंड नेपच्यून आर गैस प्लैनेट्स. इन सब के रिंग्स होते हैं. ओके, क्योंकि वो जो रिंग है वो गैस से ही बनता है. तो जितने गैस प्लैनेट्स हैं उन सब के रिंग्स होते ही हैं. सो दिस इज फॉल्स. सो पुट अ क्रॉस. सेकेंड, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस वाज स्पुतनिक 1. सो पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो स्पेस पे लॉन्च होनी थी वो कौन सी थी? स्पुतनिक 1. सो इट इज़ करेक्ट. So put a tick. Number 3, the Earth's orbit is circular in shape. It is cross क्योंकि Earth's orbit circular नहीं है. It is elliptical in shape. So it is wrong. Put a cross. Number 4, a lunar eclipse occurs when the moon moves between the sun and the earth and blocks the light of the sun from reaching the earth. Okay, here it is written lunar eclipse कब होता है? जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है. बट मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाया है लूनर एक्लिप्स कब होता है? जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है, तब लूनर एक्लिप्स होता है. राइट? As in, see, it is clear in the picture. आप देख सकते हैं लूनर एक्लिप्स का जो डायग्राम है. अर्थ के एक साइड पे सन है, दूसरे साइड पे मून है. सो मून ऐसा मूवमेंट हो रहा है कि ये शो ऐसे होता है कि अर्थ बीच में है, एक साइड सन है, एक साइड मून है. ये आपका लूनर एक्लिप्स होता है. राइट? सो आपका नंबर 4 जो स्टेटमेंट दिया है इट इज़ रॉन्ग. क्रॉस कर दीजिए इसको, क्योंकि उसमें लिखा है लूनर एक्लिप्स कब होता है? जब मून सन और अर्थ के बीच में आए. सो इट इज़ रॉन्ग. नंबर 5, मरकरी इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. क्रॉस. हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस. सो ये रॉन्ग है. ओके. नंबर 6, the scientific name for a shooting star is comet. shooting star होता है, उसका scientific name क्या है? comet है? no. shooting star का scientific name meteoroids है. बेटा shooting star is not related to star. shooting star का मतलब star से कोई relation ही नहीं है उसका. जब कोई डस्ट या रॉक पार्टिकल इतना स्पीड से स्पेस में जाता है कि वो एक अपनी रिफ्लेक्शन ऐसे पीछे छोड़ता जाता है, ट्रेल छोड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार. बट जो रॉक या डस्ट जा रहा होता है उसको बोलते हैं मेटेरॉइड्स. सो साइंटिफिकली इट इज़ नोन एज शूटिंग स्टार, बट शूटिंग स्टार इज़ नथिंग टू डू विथ स्टार.
सो क्रॉस है ये, कॉमेट नहीं है साइंटिफिक नेम शूटिंग स्टार का. सो पुट अ क्रॉस. नंबर 7, प्लूटो इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड अ प्लैनेट. पुट अ टिक. क्यों? क्योंकि प्लैनेट के 3 एक ज़रूरी चीज़ें हैं कि ये होगा तो ही वो एक प्लैनेट है. सो प्लूटो वॉज कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट, बट जब रिसर्च हुई पूरा उसमें आया कि नहीं, प्लूटो में 2 चीज़ें फॉलो होती हैं. एक चीज़ ऐसी है जो प्लैनेट होने के लिए उसको वो फॉलो नहीं करता है, इसीलिए उसको डिक्लेयर कर दिया गया था, कंसिडर कर लिया है ड्वार्फ प्लैनेट. सो नाउ प्लूटो इज़ कंसिडर्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट. इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट. ओके. ड्वार्फ प्लैनेट मतलब जो प्लैनेट जैसा दिखता है, बट जो क्राइटेरिया फुलफ़िल करना चाहिए प्लैनेट बनने के लिए वो उसमें सारे क्राइटेरियाज को फुलफ़िल नहीं करता है. राइट. नंबर 8, द मास ऑफ द सन इज़ 743 टाइम्स द टोटल मास ऑफ द प्लैनेट्स इन द ऑफ ऑल द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. तो हमारे सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं उनका मास जो है सन का मास उससे 743 टाइम्स ज़्यादा है. सो इट इज़ करेक्ट. नंबर 9, craters are circular holes or depressions common on the moon and some planets occurring due to meteorite impact or volcanic explosions. So it is correct. क्रेटर्स क्या होते हैं? जो सर्कुलर होल्स होते हैं या डिप्रेशंस होते हैं, गड्ढे होते हैं जो कॉमन होते हैं मून में या फिर कुछ प्लैनेट्स में, जो कि मेटेरॉइड का इम्पैक्ट होता है या फिर वॉल्केनिक. मेटेरॉइड्स क्या अभी मैंने बताया आपको, रॉक या डस्ट जो बहुत स्पीड में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, दैट इज़ मेटेरॉइड. राइट. उसका वो जाके हिट करता है दूसरे प्लैनेट को तो उसका इम्पैक्ट होता है, वो आपके क्रेटर्स होते हैं. ओके. तो इट इज़ करेक्ट. नंबर 10, Andromeda is the star closest to our solar system. False, because Andromeda galaxy है, star है ही नहीं. So it is wrong. Okay. Now children, tidbits. Tiny creatures called water bears or tardigrades are found in a variety of habitats such as damp moss, flowering plant, sand, सी एंड फ्रेश वाटर. सो टाइनी क्रिएचर जिसको हम बोलते हैं वाटर बेयर या फिर टैडिग्रेड्स बोलते हैं, ये बहुत सारी जगहों पे मिलता है. डैम्प मॉस में मिलेगा, गीले गीले, इसमें फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावर वाले प्लांट में मिलेगा, सैंड में मिलेगा, सी में मिलेगा, फ्रेश वाटर में भी मिलता है. दे कैन विदस्टैंड वेरी ड्राई कंडीशंस. ये बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशंस में भी ज़िंदा रहते हैं. Temperatures as low as -272 degree centigrade, -272 degree centigrade टेम्परेचर में भी ये ज़िंदा रहते हैं. Even being kept in a vacuum by going into a resistant state. अगर इनको आप वैक्यूम में रखो, यानी जहाँ पे एयर नहीं है, तो भी ये ज़िंदा रहते हैं. ये रेजिस्टेंट स्टेट में चले जाते हैं. और जैसे ही इनको वैक्यूम से बाहर निकालोगे, रूम टेम्परेचर में लाओगे, ये दे कम बैक टू लाइफ. ये ज़िंदा हो जाते हैं, ये मरते ही नहीं हैं. ये सिर्फ जैसे कि वैक्यूम में रखो या कहीं भी, एकदम रेजिस्टेंट स्टेट में चले जाते हैं और इनको कुछ भी नहीं होता, हिलेंगे भी नहीं, ऐसे जैसे मर गए. बट इनको जब वापस रूम टेम्परेचर में लाओ, लाइफ वापस आ जाती है, ये ज़िंदा हो जाते हैं. Some scientists believe that they can live without water for decades. कुछ साइंटिस्ट ने रिसर्च की और वो मानते हैं, ऐसा बोलते हैं कि वाटर बेयर्स बहुत सालों तक, डिकेड्स तक बिना पानी पिए रह सकते हैं. In 2007, the tardigrade became the first animal to survive exposure to space. पहला एनिमल जिसको स्पेस पे लेके गए और ये वहाँ से ज़िंदा वापस आया अर्थ पे. तो tardigrade is the first animal, became the first animal to survive exposure to space in 2007. Okay. Children, turn to next page. Wonder birds.
Birds have some very quirky features. बेटा आपको बर्ड्स के बारे में पता है? आप बहुत सारी बर्ड्स आपके आसपास भी फ्लाई करती हैं, उड़ती रहती हैं. आपने बहुत सारी बर्ड्स देखी होंगी. आप लोग जब चिड़ियाघर में गए हो तो वहाँ पे भी आपने देखी होगी. देयर आर मैनी सॉर्ट ऑफ बर्ड्स इन द ज़ू, राइट? और गूगल पे भी आप चेक करिए तो बहुत वैरायटी ऑफ बर्ड्स है. कोई लिमिट नहीं है, इतना सारी स्पीशीज़ है बर्ड्स की हमारे, राइट? सो हम कुछ के बारे में बात करेंगे. नंबर 1 इज़ दीज बर्ड्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर लार्ज ब्राइटली कलर्ड ट्रायंगुलर बीक्स. ये जो बर्ड्स हैं इनकी बीक जो है वो बहुत बड़ी है, ब्राइटली कलर्ड, बहुत ही ब्राइट कलर की है और ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर शेप में है, राइट? दिस हैज़ लेड सम टू डब देम द बॉटल नोज और सी पैरट. इसकी वजह से, क्योंकि उनकी बीक बहुत ही ब्राइट कलर की है, ट्रायंगल शेप की है और बहुत बड़ी है, इसलिए कई लोग उनको ऐसा बोलते हैं कि ये बॉटल नोज़ है या उसको सी पैरट भी बोलते हैं लोग, राइट? दे आर एक्सीलेंट स्विमर्स who use their wings to stroke underwater with a flying motion. वो पानी के अंदर उड़ने जैसे मोशन में स्विमिंग करते हैं, जैसे वो उड़ रही हो ऐसे मोशन में स्विमिंग करते हैं पानी के अंदर. And the name of this bird is puffins. Okay? Number 2, these large birds use their large elastic pouches to catch fish. इनके they carry a elastic pouch. ऐसा होता है उनके इनबिल्ट, ऐसे ही बनी है वो, वैसे ही रहती हैं. तो वो लास्ट इलास्टिक पाउच को यूज़ करती हैं फ़िश को कैच करने में. मोस्ट स्पीशीज़ फॉर्म अ लाइन और अ यू शेप. इनकी जितनी ज़्यादातर जो ये स्पीशीज़ होती हैं ये यू शेप बना लेती हैं, ये एक लाइन बनाती हैं. एंड ड्राइव फिश इनटू शैलो वाटर बाय बीटिंग देयर विंग्स ऑन द सरफेस. अपना सरफेस पे विंग्स, पानी के सरफेस पे विंग्स बीट करती हैं, ठीक है? जब वो विंग्स को बीट करती हैं, फ्लैप करती हैं, तो फिश ऑटोमेटिकली इनके पाउच में आके फंस जाती है. व्हेन फिश गेट टू द शैलोज, अगर कभी फिश शैलोज नीचे चली गई एकदम, तो कैसे ये क्या करती है? इनकी बीक बहुत लंबी है, ये क्या करते हैं? दे सिंपली स्कूप देम अप. नीचे बीक से पकड़ के ऊपर उनको खींच लेती हैं, राइट? एंड द नेम ऑफ दिस बर्ड इज़ पेलिकन. आई होप आपको क्लियर हो रहा है बच्चों. ये एक लार्ज बर्ड है जिसके पास लार्ज इलास्टिक पाउच होता है फ़िश कैच करने के लिए. ये एक यू लाइन शेप ऐसे बना लेती हैं स्पीशीज़, या एक लाइन में रहती हैं और फ़िश को कैसे ड्राइव करती हैं? शैलो वाटर में, यानी गहरे पानी में विंग्स को बीट करती हैं सरफेस पे, और फिश जो है अपने आप पाउच में कलेक्ट होती जाती है, फंस जाती है वो उसमें एक्चुअली. ओके? और कभी अगर फ़िश नीचे चली गई गहराई में तो वो सिंपली उसको अपनी चोट से पकड़ के ऊपर स्कूप कर लेती हैं, निकाल लेती हैं, ऊपर खींच लेती हैं, राइट? नंबर 3, these birds are found in American tropical forest. Their oversized, colorful bills can be 1/3 of their total length. ये birds कहाँ मिलती हैं? अमेरिकन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में. इनकी जो बीक है वो बहुत ही ओवरसाइज्ड है, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी है. इनकी बॉडी का 1/3 पार्ट तो इनकी बीक ही होती है. इनकी टोटल लेंथ जो है उसका 1/3 पार्ट उनकी कलरफुल बीक है, राइट? और ये जो बर्ड्स होती हैं ये क्या करती है? इस बीक का क्या यूज़ करती हैं? कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके ऊपर ये बैठ के उनको नहीं खा सकती. सो द बर्ड्स यूज़ देम टू रीच फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस दैट आर टू स्मॉल टू सपोर्ट देयर वेट. अगर ये फ्रूट के ऊपर बैठेंगे, फ्रूट इतना छोटा है कि वो टूट के नीचे गिर जाएगा, राइट? तो क्या करते हैं? वो चोंच से अपने फ्रूट तक पहुंचती हैं, क्योंकि चोंच इतनी लंबी है, उनकी बीक इतनी लंबी होती है कि वो ईजिली ब्रांच पे बैठ के फ्रूट को खा सकती हैं, राइट? So the name of this bird is toucan. You can see it in the picture. कितनी प्यारी येलो एंड रेड कॉम्बिनेशन की इसकी बीक है. Then number 4, these long-necked large birds are tall and live in fresh water or wetlands and swamps. ये
बहुत ही लंबे नेक की बर्ड होती है, बड़ी सी बर्ड होती है, बहुत लंबी होती है। ये फ्रेश वाटर में रहती है या फिर वेट लैंड में रहती है या फिर गीली जगह पे या फिर स्वैम्प्स एरिया। दे कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर लॉन्ग लेग्स। इन बर्ड को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि उनका जो पैर हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं। फेदरलेस हेड, इनके सर पे बिल्कुल भी फेदर नहीं होता। और इनकी जो बीक है, बीक को बिल बोलते हैं, जो बीक है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है, अलग से दूर से दिख जाती है, इतनी लंबी सी इनकी चोंच होती है। तो द नेम ऑफ दिस बर्ड इज स्टॉक। ओके, नाउ चिल्ड्रन देयर आर 4 पिक्चर्स गिवन, सो यू हैव टू लुक एट द हेल्प बॉक्स एंड राइट द नेम ऑफ द बर्ड। फर्स्ट वन इज़ मकाओ, ये कलरफुल बर्ड है, इसका नाम है मकाओ। सेकेंड एकदम कैमल की तरह दिख रही है आपको, राइट, बट द नेम ऑफ दिस बर्ड इज़ रिया। ओके, एकदम लॉन्ग इसके लेग्स हैं, नेक भी बहुत लॉन्ग है, दूर से देखिए तो कैमल जैसा लुक, कैमल भी कह सकते हैं और जिराफ जैसा लुक भी आ सकता है। कलर वैसा नहीं है बट शेप की वैसा है, राइट। देन द थर्ड वन इज़ एल्बाट्रॉस। ओके, ये फिश जैसी दिख रही है, देखिए, बट दिस बर्ड इज़ फ्लाइंग। द नेम ऑफ दिस बर्ड इज़ एल्बाट्रॉस। एंड नंबर 4 इज़ कूकाबुरा, कूकाबुरा। ओके, तो बेटा ये आप याद रखिएगा इमेजेस से कि ये आपकी मकाओ है, दिस इज़ रिया, एंड दिस बर्ड इज़ एल्बाट्रॉस, एंड दिस बर्ड इज़ कूकाबुरा। Okay, kookaburra. So children, complete your work, do all the written work. If you want, you can write whatever I have written in brackets so that आपको real answers भी पता हों, right? So do this work, complete your work and learn. During the next class, I may take your test, okay? And now if you have any confusion, any question, any doubt, you may ask, okay? Thank you children. Have a nice day.